Sir, the border reports are confirmed. What is the status? Troops are mobilizing. We must respond. Initiate the protocols. No delays. Understood, sir. Right away. ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने अपनी पूरी जिंदगी दो शनाख्तों के साथ गुजारी, एक भारत के लिए और दूसरी पाकिस्तान के अंदर। ये किसी फिल्मी हीरो की कहानी नहीं, बल्कि भारत के मशहूर खुफिया एजेंट रविंद्रा कोशक, अलमारूफ दी ब्लैक टाइगर की हकीकी दास्तान है। कहानी का आगाज 1971 की जंग के बाद होता है, जब भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी और बांग्लादेश वजूद में आया। इस शिकस्त के बाद पाकिस्तानी फौज बदले की आग में जल रही थी। इसी दौरान भारत के लिए पाकिस्तान के खुफिया मंसूबों, खास तौर पर न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नजर रखना बेहद जरूरी हो गया। रॉ को एक ऐसे एजेंट की जरूरत थी जो पाकिस्तान के अंदर गहराई तक जा सके और वहीं से मालूमात हासिल करे। रविंद्रा कोशक 1952 में राजस्थान के शहर श्री गंगानगर में पैदा हुए, जो पाकिस्तान की सरहद के करीब वाक़ है। बचपन से ही उन्होंने फौजी नक्लो हरकत और सरहदी कशीदगी देखी। उनके वालिद इंडियन एयरफोर्स में थे, इसलिए हुब अलवतानी उनके खून में शामिल थी। मगर रविंद्रा फौजी नहीं बनना चाहते थे, वो एक फनकार और थिएटर आर्टिस्ट थे। 1973 में लखनऊ में एक स्टेज ड्रामे के दौरान रॉ के अफसरान ने उनकी गैर मामूली अदाकारी देखी। वो जज्बात को इस कदर हकीकी अंदाज में पेश करते थे कि देखने वाले मुतासिर हुए बगैर न रह सके। ड्रामे के बाद उन्हें बैक स्टेज बुलाया गया और पूछा गया कि क्या वो भारत के लिए खुफिया मिशन पर जाने को तैयार हैं। रविंद्रा ने बगैर हिचकिचाहट हाँ कर दी। दिल्ली में इनकी सख्त और खुफिया तरबियत शुरू हुई। उनका नया नाम रखा गया नबी अहमद शाकिर। उन्हें उर्दू जुबान सिखाई गई, कुरान का मुताला करवाया गया, नमाज पढ़ने का तरीका सिखाया गया और इस्लाम की बारीकियों से रूशनास कराया गया। यहां तक कि अपनी शनाख्त को मुकम्मल बनाने के लिए उन्होंने खतना भी करवाया। 2 साल तक उन्होंने पाकिस्तान के नक्शे, शहरों, गलियों और फौजी निजाम को रट्टा लगाया। 1975 में सिर्फ 23 साल की उम्र में रविंद्रा ने पाकिस्तान की सरहद अबूर की। सबसे पहले उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और कानून की तालीम हासिल की। डिग्री मुकम्मल करने के बाद उनका असल हदफ पाकिस्तान आर्मी में शामिल होना था। किस्मत ने साथ दिया और फौज के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में उनकी तकर्रुरी हो गई, जो फौज का इंतहाई हसास शोबा समझा जाता है। इस ओहदे पर रहते हुए उन्होंने पाकिस्तानी फौज की नक्लो हरकत, दिफाई मंसूबों और न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुताल्लिक अहम मालूमात भारत भेजना शुरू की। इस दौर में जदीद टेक्नोलॉजी न होने के बाइस वो इनविजिबल अंक के जरिए खतूत लिखकर मालूमात बाहर भेजते थे। अपनी शनाख्त मजबूत बनाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान में शादी भी की और एक बेटा भी हुआ। उनकी मेहनत और जहानत के बाइस उन्हें तरक्की मिली और वो मेजर बन गए। एक भारतीय एजेंट का पाकिस्तानी फौज में मेजर बनना रॉ के लिए एक गैर मामूली कामयाबी थी। 1979 से 1983 तक उन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, कहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज और फौजी मंसूबों से मुताल्लिक ऐसी मालूमात फराहम की जिनकी बदौलत भारत ने कई मुमकिना हमलों को नाकाम बनाया। उन्हीं खिदमात पर वजीर आजम इंदिरा गांधी ने उन्हें दी ब्लैक टाइगर का खिताब दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था कि 1983 में रॉ की एक बड़ी गलती ने सब कुछ बदल दिया। एक नातजुर्बाकार एजेंट, इनायत मसीह, पकड़ा गया और तशद्दुद के दौरान उसने राज उगा दिया। एक मंसूबे के तहत रविंद्रा को पार्क में बुलाया गया और वहीं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उन पर जो जुल्म हुआ वो इंसानियत को शर्मा देता है। 1983 से 1985 तक उन्हें मुसलसल तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मगर उन्होंने भारत के राज जाहिर नहीं किए। पहले उन्हें सजाए मौत सुनाई गई, जो बाद में उम्र कैद में बदल दी गई। अगले 16 साल उन्होंने पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में गुजारे, जहां बीमारी, भूख और तन्हाई ने उनकी जिंदगी को जहन्नम बना दिया। सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात यह थी कि जिस मुल्क के लिए उन्होंने सब कुछ कुर्बान किया, इसी ने उन्हें सरकारी तौर पर तस्लीम करने से इनकार कर दिया। जेल से उन्होंने खुफिया तौर पर अपने घर वालों को खतूत लिखे, जिनमें एक टूटे दिल का दर्द साफ झलकता था। उन्होंने लिखा कि अगर वो किसी और मुल्क के एजेंट होते
तो शायद चंद दिनों में रहा हो जाते। 21 नवंबर 2001 को मियांवाली जेल की सर्द दीवारों के दरमियान टीबी और दिल के आर्जे के बाइस दी ब्लैक टाइगर ने आखिरी सांस ली। न कोई सलामी दी गई, न तिरंगा उनके जसद पर लपेटा गया। एक गुमनाम कब्र में उन्हें दफना दिया गया। रविंद्रा कोशक आज हमारे दरमियान नहीं हैं, मगर उनकी हिम्मत, कुर्बानी और खिदमत तारीख के सफ़हात में हमेशा जिंदा रहेंगी। ये कहानी हमें ये सवाल सोचने पर मजबूर करती है कि जो लोग खामोशी से अपने मुल्क के लिए जान देते हैं, क्या उन्हें कभी वो इज्जत मिलेगी जिसके वो असल हकदार हैं।